दोस्तों, सुपीरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार दक्ष आपको पर्यावरण के अंतर्गत प्रदूषण पढ़ाऊंगा। आज हम प्रदूषण के अध्याय पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जल, थल और वायु में अवांछित पदार्थों के मिल जाने से तमाम दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जल, थल और वायु में अवांछित पदार्थों का मिल जाना ही मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। जब ये प्रदूषण अत्यधिक फैल जाता है तो इससे तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे मानवीय जीवन के सामने आ जाती हैं। ये अवांछित पदार्थ हमको मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक गतिविधियों से मिलता है। ये अवांछित पदार्थ हमको मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक गतिविधियों से मिलता है। प्राकृतिक गतिविधियों से जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप जैसी गतिविधियों के कारण हमको अवांछित पदार्थ प्राप्त होता है। इसी अवांछित पदार्थ के चलते प्रदूषण फैलता है। मानवीय गतिविधियों की बात करें तो औद्योगिक जगत ने इतना अपशिष्ट कचरा, मलमूत्र फैला रखा है जिसके कारण पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। मानवीय गतिविधियों के द्वारा प्राप्त प्रदूषण को हम ह्यूमलिन कह देते हैं। अर्थात जो हमको मानवीय गतिविधियों से प्रदूषण प्राप्त होता है उसको हम ह्यूमलिन कहते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण हमको ह्यूमलिन जैसे अवांछित पदार्थ प्राप्त होते हैं जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। अवांछित पदार्थों के चलते जल, थल और वायु की गुणवत्ता घटने लगती है। इसी को हम पर्यावरण अवनयन कह देते हैं। ये पर्यावरण अवनयन से पारिस्थितिकी असंतुलन फैलता है। जैव विविधता का विनाश होता है। जैव विविधता का विनाश होता है और हमारे सामने तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं। इसका सबसे अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने जो सभी व्यक्तियों को प्रेजेंट टाइम में घर के अंदर बंद करके रखा है वो कोरोना है। कोरोना जैसी जब भयावह बीमारियां सामने आती हैं
उसका कारण हम अवांछित पदार्थों को ही मान सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज होता है अर्थात जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो आइए आज हम प्रदूषण के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के प्रदूषक यानी प्रदूषण को देखेंगे। तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषक कौन कौन से हो सकते हैं। तो विभिन्न के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। अच्छा, हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को हम प्रदूषक कह सकते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम प्रदूषक कह देते हैं। तो आइए हम प्रदूषण में देखते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। हाउ मैनी टाइप पॉल्यूशन। देखते हैं हम प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का हो सकता है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं प्रदूषण के अंतर्गत 4 प्रदूषणों को जो हमारे जीवन से संबंध रहता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यदि वायु की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी आती है तो वायु प्रदूषण कहते हैं। यदि जल की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। यदि मृदा की उपज में किसी प्रकार का अभाव होता है तो हम उसको कह देते हैं मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के चलते तमाम प्रकार के मानसिक तनाव हो जाते हैं, जिसके चलते श्रवण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसको हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। तो आइए इसमें से पहला टॉपिक रखते हैं वायु प्रदूषण में देखेंगे हम सबसे पहला नंबर CO देखेंगे यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे सबसे बड़ा वायु प्रदूषक माना जाता है। ये सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है, सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है, सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है। तो हमने बताया दोस्तों कि प्रदूषक किसे कहते हैं, जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, उनको ही हम प्रदूषक कहते हैं। अर्थात प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को हम प्रदूषक कहते हैं। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो सर्वाधिक इसका योगदान वायु प्रदूषण फैलाने में
50% योगदान है, 50% योगदान है जो अपने आप में सबसे बड़ी मात्रा, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी मात्रा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। इससे सांस फूलने लगती है, कभी कभी तो इससे मृत्यु भी हो जाती है, इसकी अधिकता के कारण मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, हम बात करें कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमको एक जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होता है, जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होता है। ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होता है। जीवाश्मी ईंधन में बात करें तो हमको जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम जितने पदार्थ होते हैं इसीलिए हम इनको गैस हो गई, जैसे कई प्रकार की गैसें होती हैं, गैस हो गई। तो कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्मी ईंधन के जलने से जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ये जीवाश्मी ईंधन वायु प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसको हम दम घोटू गैस कहते हैं। जैसे कि बताया, ये क्या करता है कि ये CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ये क्रिया कर लेता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण हमारी सांस फूलने लगती है, कभी कभी सीने में जलन भी होने लगता है और हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसे सबसे बड़ा वायु प्रदूषक माना गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि हमने वायु प्रदूषण के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा और देखा कि वायु प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये हमको जीवाश्मी ईंधन से प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस इत्यादि से। तो आइए हम अब देखते हैं SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। SO2 और NO2 ये हम वायु प्रदूषण में दूसरी गैस देखते हैं। पहली हमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, अब दूसरी गैस हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यदि हम SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमको तेल शोधक कारखानों से प्राप्त होने वाली गैस है। ये हमको SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तेल शोधक कारखानों से प्राप्त होती है। तेल शोधक कारखानों से प्राप्त होती है और नाइट्रोजन की बात करें यदि हम यानी NO2 की बात करें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड
नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये हमको जेट विमानों में जले हुए ईंधन से प्राप्त होती है। जेट विमानों में जले हुए ईंधन से प्राप्त होती है। ये दोनों गैसें मित्रों यानी कि SO2 और NO2 वायुमंडल की नमी से क्रिया कर लेते हैं। वायुमंडल की जो नमी होती है, नमी से क्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड यानी SO2 नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी SO2 और नमी यानी जल से अभिक्रिया करके H2O जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4 यानी एक तरह का तेजाब है। SO2 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड नमी से अभिक्रिया करके यानी जल से अभिक्रिया करके तेजाब बनाता है और NO2 जल से अभिक्रिया करके HNO3 बनाता है यानी नाइट्रिक एसिड बनाता है। वायुमंडल में जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जमाव होता है और जब कभी बारिश होती है, जब कभी वर्षा होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये पृथ्वी में आती है और धरा में आती है और ये धरा में आते ही जीव जंतुओं और पत्थरों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसी को ही हम तेजाबी वर्षा या अम्लीय वर्षा कह देते हैं। अम्लीय वर्षा होने के कारण हमारे मानवीय जीवन को कैंसर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। जानवर भी काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, अम्लीय वर्षा होने के कारण पत्थरों में स्टोन लिप्रेसी रोग हो जाता है। स्टोन लिप्रेसी नामक रोग हो जाता है जिससे पत्थर में गड्ढे बन जाते हैं। इसी को हम स्टोन लिप्रेसी नामक रोग कहते हैं। आजकल मथुरा का ताजमहल चर्चा रहा है क्योंकि ताजमहल में स्टोन लिप्रेसी नामक बीमारी देखी गई जिससे ताजमहल दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। वो कारण इसका है अम्लीय वर्षा, क्योंकि मथुरा में तेल शोधक कारखानों से अत्यधिक मात्रा में SO2 निकलती है और ये वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड वर्षा के पानी के साथ धरा पर आता है तो इससे पत्थर, जीव जंतु और मनुष्य प्रभावित होता है। इसी को हम कह देते हैं अम्लीय वर्षा। दोस्तों, यदि हम अम्लीय वर्षा को ध्यान में रखते हुए बात करें तो
सबसे पहले अम्लीय वर्षा जो देखी गई स्वीडन में देखी गई। परंतु जो अम्लीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है वो नॉर्वे में होती है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही अम्लीय वर्षा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। अम्लीय वर्षा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। जो ये आंकड़ा या डेटा जारी करता है कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में हो रही है, किस देश में हो रही है। तो हमको सर्वप्रथम मालूम पड़ा कि स्वीडन में सर्वप्रथम इसको देखा गया अम्लीय वर्षा को। और नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर अम्लीय वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो में ही अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा केंद्र है, जो बड़ा ही चर्चित रहता है। और आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होता है तो नॉर्वे। और इसी से अगर घुमा हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा किस देश में देखी गई, तो हम ऑप्शन में लेते हैं स्वीडन। तो आइए हम अब अम्लीय वर्षा में देखा कि क्या क्या नुकसान होता है, अम्लीय वर्षा के अंतर्गत क्या क्या बीमारियां, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये देखते हुए हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को समाप्त करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम सूत्र के रूप में CO2 लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वास्तव में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको हम प्रदूषक गैस नहीं कह सकते हैं, परंतु इसकी अधिकता होने पर ये प्रदूषक गैस बन जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वृक्षों से लेते हैं, और वृक्ष जो श्वसन में गैस ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थात वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इसे हम प्रदूषक गैस ना मानकर इसे हम साधारण गैस कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा स्वरूप ये माने तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी ऊष्मा अवशोषी गैस है। ये ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए हम उसको ऊष्मा अवशोषी गैस कह देते हैं। ऊष्मा अवशोषण के कारण ही हमारे पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना घटती है। इसे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऊष्मा अवशोषी गैस जो CO2 है इसको हम भयानक गैस ना कहकर साधारण गैस कह सकते हैं। यदि हम CO2 उत्सर्जन की बात करें तो विश्व का
विश्व का अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो विश्व के सभी देशों से ज़्यादा CO2 गैस का उत्सर्जन करता है। CO2 गैस का उत्सर्जन करता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो CO2 उत्सर्जन में चीन कम नहीं है। दूसरे नंबर पर चीन आता है जो अपनी औद्योगिक नीति के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। यदि हम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर की बात करें, तो उसमें अग्रणी देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर है। और यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 1.2 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो आइए, हमने वायु प्रदूषण में सबसे पहले गैस कौन सी देखी? सबसे पहले गैस हमने देखी कार्बन मोनोऑक्साइड देखकर हमने पढ़ा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बीच में हमने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड और इस साथ में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पढ़े। इसके बाद हम और गैसों को देखें तो मीथेन है, सीसा है, पार्थेनियम है, धूल या कण है। ये भी हमारे वायु प्रदूषण को फैलाने में बहुत सहायक हैं। जैसे कि मीथेन गैस की हम बात करें, मीथेन गैस ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। मीथेन गैस कोयले की खानों में आर्द्र भूमियों में धान के खेतों में और जानवरों के पगुलाहट में पाई जाती है। मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसकी जो अधिकांश मात्रा कोयले की खानों में, आर्द्र भूमियों में, धान के खेतों में और जानवरों के पगुलाहट में पाई जाती है। जो कोल माइन जो होते हैं, कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के सिर पर लगी लाइट का जलना मीथेन ही होता है। मीथेन के कारण ही कोयले के खान में काम करने वाले मजदूरों की लाइट जलती है। तो मीथेन हम देखा। मीथेन को देखते हुए हम सीसा देखेंगे। सीसा युक्त पेट्रोलियम का प्रयोग करने से शीशे के कण जो होते हैं वायुमंडल में उड़कर चले जाते हैं, जिससे मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और कैंसर
जैसी भयावह समस्या भी सामने आ जाती हैं। मानव की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और साथ ही साथ कैंसर जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। तो शीशा हमने देखा, अब हम देखते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम पार्थेनियम ये गैस बहुत ही चर्चित गैस है, क्योंकि इसे कांग्रेस की घास भी कहते हैं। इस गैस को हम कांग्रेस की घास भी कहते हैं, कांग्रेस की घास भी कहते हैं, कांग्रेस की घास भी कहते हैं। ये गैस वायुमंडल में उड़कर जब जाती है और जब मानव इसको ग्रहण करता है ऑक्सीजन के माध्यम से, तो इससे अस्थमा और दमा जैसी भयावह बीमारियां आ जाती हैं। अस्थमा और दमा जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो कांग्रेस की घास इसे कहते हैं। पहला पॉइंट, कांग्रेस की घास कहते हैं जब इसके परागकण उड़कर वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो इससे अस्थमा और दमा जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो अब देखते हैं धूल और कण का भी योगदान वायु प्रदूषण फैलाने में है। धूल कण से किडनी और लीवर में समस्या आ जाती है, किडनी और लीवर में समस्या आ जाती है। तो आइए हम देखते हैं प्रदूषण को देखते हुए, वायु प्रदूषण को देखते हुए हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शीशा, पार्थेनियम, धूल, कण। तो अब हम देखते हैं एशियाई भूरे बादल, यानी ABC, एशियाई भूरे बादल। ये क्या है? एशियाई भूरे बादल। इसी को हम ABC कह देते हैं, एशियाई भूरे बादल। तो एशियाई भूरे बादल हम देखते हैं, एशियाई भूरे बादल यानी कि एशियन ब्राउन क्लाउड, एशियाई भूरे बादल। तो हम यदि इसको बताने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि भारत जैसे एशियाई देशों में जाड़े के दिनों पर वर्षा नहीं होती है। बरसात न होने के कारण वायुमंडल में धूल, कण और कालिक का जमाव हो जाता है। जब ये वायुमंडल में जम जाता है तो इसी को हम कह देते हैं एरोसोल। एरोसोल कह देते हैं। एरोसोल के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, क्योंकि एरोसोल सूर्य की किरणों से आया हुआ प्रकाश रोक लेती हैं, जिससे
कोहरा और धुंध छा जाता है, जिससे कोहरा और धुंध छा जाता है, कोहरा और धुंध छा जाता है। इसी को हम कहते हैं एशियाई या एशियन ब्राउन क्लाउड। हमारे एशियाई यानी कि एशियन ब्राउन क्लाउड से हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामान्य जनजीवन भी इससे बाधित हो जाता है। जब गर्मियों के दिन वर्षा होती है तो एशियन ब्राउन क्लाउड्स में जो बनी है एरोसोल, ये धुल जाती है और हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने लगता है और पृथ्वी का वायुमंडल भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम ABC एशियाई ब्राउन क्लाउड कहते हैं। एशियाई ब्राउन क्लाउड कहते हैं। तो हमने देखा एशियाई ब्राउन क्लाउड क्या है और प्रदूषण पढ़ा। अब हमारा यहाँ तक वायु प्रदूषण समाप्त हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में जल प्रदूषण की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।